इंसाफ के हवाले से जो स्टेटमेंट अभी है जावेद लतीफ़ साहब की, वो भी ज़ाहिर है बड़ी रिसाउंडिंग है, जैसे मैंने अर्ज़ किया था। लेकिन आज आरिफ हबीब साहब ने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात की, बेसिकली वहाँ से हम लोग अपनी पूरी बात को फिर पिवट कर रहे हैं और फिर PAC चेयरमैनशिप की डिस्कशन पे भी आ रहे हैं। ये देखिएगा कहा क्या है आरिफ हबीब साहब ने एग्जैक्टली। इसी तरह के आपने और हाथ हमारे पीपल्स पार्टी के साथ मिलाए, आपने और लोगों के साथ मिलाए, उसके अच्छे नताइज जो है। IMF से हाथ ना मिलता तो इनसे किस तरह हाथ मिलते हैं? दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ, और आप ये कर सकते हैं। दूसरा जो अडियाला के बासी हैं उनके साथ भी आप हाथ मिलाएं, वहाँ भी मामलात को जो है वो बेहतर करने और वो आप कर सकते हैं। जी नाजरीन, हिंदुस्तान से हाथ मिलाएं और अडियाला में जो बासी है उनसे भी आप हाथ मिलाएं, आप कर सकते हैं, आरिफ हबीब साहब ने कहा है। और तमाम मामले पे बात करने के लिए रऊफ हसन साहब हैज ग्रेशियसली जॉइंड अस हियर इन द स्टूडियोज टुडे, spokesperson for his party and at the helm of affairs in I think almost every aspect for PTI. Welcome sir. बताइएगा, अभी आपने बात सुनी आरिफ हबीब साहब की, इसको मैं कंजंक्चर के साथ देखती हूँ जो जावेद लतीफ़ साहब इससे पहले वाले सेगमेंट में हमारे साथ थे। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई कुडंट प्रोड्यूस दैट एग्जैक्ट साउंड बाइट, बट उन्होंने ये कहा है कि ये जो इस तरह के बयानात आ रहे हैं ये कोई न्यूट्रल लोग नहीं है, इनसे ये बयानात दिलवाए जा रहे हैं। मोना, थैंक यू, गुड टू बी बैक इन द प्रोग्राम। मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ और मेरी बड़ी स्टेटमेंट्स इस सिलसिले में आ चुकी हुई हैं, जिसके ऊपर खासी गुफ्तगू भी हुई है कि एट द एंड ऑफ द डे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस्टेब्लिशमेंट को उस एक शख्स जिसको उन्होंने कैद किया हुआ है अडियाला में, उससे बात करनी पड़ेगी। वो इस वक्त पाकिस्तान का ना सिर्फ सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है, वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी है। लोगों के वो इमरान खान इस वक्त लोगों के दिलों में धड़कता है। कैसे उसको जुदा करेंगे उससे? क्या एक इलेक्शन चोरी करके जुदा करेंगे? क्या उसको जेल में 8-9 महीने हो गए और एक सेकंड के लिए उसका जो जोश और जज्बा जो है वो मुतज़लज़ल नहीं हुआ, और उसने ये नहीं कहा इनकी तरह के जी माई बाप माफ़ कर दें, मुझे भी लंदन भेज दें, मुझे भी सऊदी अरेबिया भेज दें। वो कहता है 8 महीने 9 महीने 9 साल रख लें, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी की लड़ाई के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। सर ये बात चल रही है ना, आपने कहा कि ये नहीं कहा, आई मीन समबडी हैड अप्रोच्ड हिम, कोई आया था उनके पास कि आप क्या, किस बुनियाद पे आप चाहते हैं या आप क्या चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं? अप्रोच तो हुई है। देखिए वो पहले हुई थी, हुई थी, लेकिन हम किसी किस्म की डील में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। उनको क्या जवाब दिया? चलें अगर इतना आप बता पाएं, क्योंकि उनको वही जो जवाब जो होता है, जो इस मुल्क के जो पावर विल्डर्स हैं उनका क्या वतीरा होता है? दे किक द प्राइम मिनिस्टर्स आउट, दे गेट द प्राइम मिनिस्टर्स बैक, दे किक देम आउट अगेन एंड दे गेट द अदर वन बैक। यही हो रहा है ना शरीफों में और जरदारियों में। क्या होता है? एक को निकालते हैं, दूसरे को ले आते थे, दूसरे को निकालते तो पहले को ले आते थे। तो खान साहब को भी उन्होंने समझा था, मिसअंडरस्टैंड किया था कि ये भी उन्हीं तरह का एक पॉलिटिशियन है। अब खान एक और ही किस्म का लीडर है, वो बासूल इंसान है, उसकी विजन है, उसकी ड्रीम्स हैं, वो इस मुल्क का फ्यूचर देख रहा है और वो चाहता है कि उन लाइंस के ऊपर इस मुल्क को इस्तवार किया जाए। आपने कैटेगोरिकली एक ये बयान, आपने ये सेंटेंस कहा है कि किया गया था, अप्रोच किया गया था। उस वक्त खान साहब ने क्या कहा था? इनकार किया था, सरीहन इनकार किया था। मैंने आपको अर्ज किया, वही कहते हैं ना, बात क्या, मैसेज क्या होती है? बाय एंड लार्ज मैसेज ये होता है जी कि आप जाइए, आराम से बैठ जाइए, हम आपको वापस ले आएंगे। यानी कि जो मैंडेट अवाम का है, खान साहब को ये कहा गया था कि अवाम का जो मैंडेट है उसको चोरी करके शख्स वाहिद की जात में मुक़य्यद करना चाहते हैं ये लोग, और वो किया हुआ है। 76 साल से यही हो रहा है। अब हमारी लड़ाई जो है वो इस मुल्क की आज़ादी की है। आपने कहा सर उन्होंने मिसअंडरस्टैंड शायद किया कि वो भी पुराने वालों की तरह है। वो शायद 2017 के बाद से तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, क्योंकि खान साहब ने भी तो एक प्राइम मिनिस्टर को निकालने में बड़ी वो एक अपना रोल प्ले किया था। खान साहब की प्राइम मिनिस्टर बनने को डिले किया गया हुआ है बहुत सा। 2013 का इलेक्शन भी चोरी हुआ था। 2018 के इलेक्शन में खान साहब के जो वोट्स थे उनको कम किया गया था ताकि एक कमजोर हुकूमत बने। ये हकायक हैं इस मुल्क की तारीख के। और पीछे जाइए आप 1947 तक चलिए, देखिए उसके बाद क्या तमाशा हुआ है। बिफोर जनरल अयूब खान टुक ओवर 1958 तक क्या तमाशा हुआ था? 7, 8, 9, 10 वज़राए आज़म जो है वो बदले गए थे, गवर्नर जनरल बदले गए थे। कौन बदल रहा था? आपका तो मौक़िफ़ बिल्कुल उसके बरक्स है जो कि आपके हवाले से एक बात आती है कि सहूलतकारी थी। मैं इसलिए आपसे अर्ज करना चाहती हूँ क्योंकि कल नदीम अफजल चंद साहब जब हमारे पास प्रोग्राम में थे,
انہوں نے بھی ایک بات کی اور وہ آپ کے ساتھ ہی آئی تھنک کابینہ کا حصہ تھے خان صاحب کی جب پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب. سنیے گا انہوں نے کیا کہا ہے, اس کا ضرور جواب دی. دس از مطلب ہز اکاؤنٹ وائل بینگ دا کیبنٹ ممبر. وہ بات ہے, ایک تو خان صاحب کو یہ میں خود کہتے سنا ہے کہ اور ہم اپوزیشن کو پھانسی لگا دیں, اور دوسرا کہتے تھے کہ کیا آپ اپنے ایم پی ایم این ایز کو راضی کریں, پولیٹیکل کلاس کو آپ راضی رکھیں, لوگ نالاں ہیں. اور بڑا ون پیج تھا, بڑا تاون تھا, شاید اتنا پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ملا ہو. آئی تھنک آپ کو آواز تھوڑی شاید کم تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ون پیج تھا اسٹیبلشمنٹ کا, اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی. میں نے ان سے کاؤنٹر یہی سوال کیا تھا کہ کیا ابھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ون پیج یا ایک شراکت داری ہے وہ کہتے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی. کہتے نہیں, میں نے تو ایسا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنا ایسا ون پیج رہا ہو کبھی کسی. چند صاحب بہت محترم آدمی ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے. اگر ون پیج تھا بھی تو وہ میرا خیال دنوں کی بات رہی ہے, کیونکہ ہم لوگ اس وقت تھے, حکومت کا حصہ تھے, اور ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ چاہتے تھے نا کہ جی, میں نے ایز آئی سیڈ آئی گو بیک ٹو مائی اوریجنل اسٹیٹمنٹ, کہ جی انہوں نے خان صاحب کو سمجھا ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں ٹھیک, انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ شخص کس قسم کا ہے. اس کا ایک اپنا ویژن ہے, اور یہ جینون انسان ہے, یہ صدق کے دل سے چاہتا ہے کہ یہ ملک آگے جائے. انہوں نے ان کو سمجھا تھا کہ ٹھیک ہے جی آ جائیں گے تو ہم ان کو گائیڈ کر لیں گے, تو وہ گائیڈ ہونے والا شخص ہے نہیں ہے نا. وہاں سے میرا خیال چند دنوں میں ان کے ساتھ پرابلم شروع ہو چکے. آپ نے ایک اور بات بھی یہ فرمائی رؤوف صاحب, آپ نے کہا کہ وہ جو جذبہ ہے, جو عوام کی محبت ہے, وہ ایک منٹ کے لیے بھی مدھم نہیں پڑی. بڑی ہے, بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی ہے. پھر بائی الیکشن میں کیوں کم پڑ گئی؟ بائی الیکشن تو چوری ہوئے ہیں, الیکشن ہوئے ہیں, الیکشن کے نام کے اوپر بدنما دھبا ہے. جس طریقے سے الیکشنز کا اس کی ڈسکرپشنز آپ پڑھ لیجئے, آپ پتن کو پڑھ لیجئے, آپ وہ جو فافن ہے اس کو پڑھ لیجئے. ہماری آپ جو لوگ گئے ہیں, ہمارے گوہر صاحب گئے ہیں وہاں, اور سیکرٹری جنرل گئے ہیں گجرات کی کنسٹیٹوئنسی میں, وہاں اور اس نے کیا بتایا انہیں کس طریقے سے اسٹفنگ کی گئی ہے بیلٹ باکسز کی. یو کال دم الیکشنز. اور واٹ اباؤٹ کے پی سر, کیونکہ کے پی میں بھی جو آزاد کھڑے ہوئے تھے امیدوار جن کے بھائی کا قتل ہوا تھا, وہ جیت گئے ایز کمپیئر ٹو دا پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ. اور ودن 24 آورز اس نے کہا یہ خان کی تصویر کے اوپر مجھے ووٹ پڑے ہیں, اور یہ خان کی قدموں کے اوپر میں ڈالتا ہوں. نمبر 1 بھی ہمارا تھا, نمبر 2 بھی ہمارا تھا. غلط ٹکٹ دی گئی, غلط ٹکٹ دی پارٹی نے نہیں کرنا چاہیے تھا. جس کو ٹکٹ دی وہ ہار گیا. جو نمبر 2 جو تھا وہ انڈیپینڈنٹلی لڑا, اور ودن 24 آورز اس نے اپنی سیٹ جو تھی وہ خان کے نام کر دی. اور بھائی یہ کس کو نکالیں گے؟ آج ہم ہر کنسٹیٹوئنسی میں 3 بندے کھڑے کریں تو وہ 1 2 اور 3 آئیں گے. یہ ایک کی بات ہی نہیں ہے اب. تو 8 فروری کے الیکشنز جو اگر آپ وہ ویکیٹ کر دیں جو انہوں نے دھاندلی کی ہوئی ہے, تو ہماری سیٹیں 200 سے زیادہ بنتی ہیں. 200 سے بھی زیادہ جی بالکل بنتی ہیں.